भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के 3 अधिकारियों के तबादलों पर कांग्रेस ने गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं में हुई अनियमितताओं और घोटालों का खुलासा किया था। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ये सीएजी रिपोर्ट पेश भी की गई थी और इसे लेकर ही विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ताजा आरोप में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 12 सितंबर को जिन अधिकारियों का तबादला किया गया वो एक गलत कार्रवाई है और उनका तबादला रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के पैसों के साथ हुए घपले को सामने लाया और जनता के पैसे की रक्षा करने वाली अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया, उन्हें निभाया। आपको याद होगा कि सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार पर ही जब यूपीए की सरकार केंद्र की सत्ता में थी और तब इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर कई घोटालों का खुलासा हुआ था और तब इस पर विपक्ष ने इतना हंगामा किया था कि जनता में सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर एक व्यापक गुस्सा देखने को मिला था। लेकिन आज इसी सीएजी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है, मीडिया में इसकी जानकारी अगर आप दूरबीन लेकर भी ढूंढने निकलेंगे तो नहीं मिलेगी, ना ही एक खबर आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीएजी के दफ्तर से जो जानकारी हाथ लगी है उनसे पता चलता है कि ऑर्डर नंबर 1901 में जो कि 12 सितंबर को जारी किया गया था, उसके तहत अतुर्व सिन्हा हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पीडीए थे, यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, उन्हें केरल में अकाउंटेंट जनरल के तौर पर तबादला कर दिया गया है। सिन्हा सीएजी नई दिल्ली में इकलौते पीडीए थे। ये अतुर्व सिन्हा ही थे जिनकी निगरानी में भारतमाला परियोजना फेज 1 इससे जुड़ी हुई हाईवे के निर्माण का जो लेखा जोखा देखने की अहम जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और इसमें जो गड़बड़ियां की गई थी उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। हरियाणा में आने वाले कैरिज वे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने एक गलत फैसला लिया और इससे 18.20 करोड़ प्रति किलोमीटर की बजाय निर्माण की लागत पहुंच गई 250.77 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। इतना भारी खर्चा, जनता के पैसे का क्या सही इस्तेमाल या बहुत बेजा इस्तेमाल या फिर करोड़ों का घपला, ये हुआ। इसलिए कई सवाल जो है हम स्ट्रेट टॉक में अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं और आज के ये जो सवाल इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस तरह से हैं कि क्या मोदी सरकार में ईमानदार अफसर हाशिए पर हैं? इस तबादले से क्या समझा जाए? क्या सीएजी अफसरों का जो तबादला हुआ है सच्चाई सामने लाने की सजा का प्रतीक कहा जाए? क्या आयुष्मान भारत और भारतमाला परियोजना में घोटाले की जो बात हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, बजाय कि तबादले किए गए हैं उन अफसरों के जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस घोटालों की बात जनता के सामने लाने की कोशिश की? और क्या विपक्ष सीएजी रिपोर्ट की सच्चाई जनता तक पहुंचाने में कामयाब दिखता है? क्या मोदी सरकार में, एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की एक अलग ही शैली विकसित कर ली गई है जिसका पता आम जनता को नहीं लग पाता, लेकिन जिसको मुनाफा कमाना होता है, जिसको घोटाले का पैसा कमाना होता है, करप्शन करना होता है, वो करप्शन कर ले रहा है और किसी को भनक भी नहीं लग रही है। अगर भनक लगती है तो फिर इस तरह से अधिकारियों का तबादला हो जाता है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है स्ट्रेट टॉक में, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हरियाणा के कैरिज वे को लेकर भी घोटाले की बात हुई है, तो आप बेहतर इस परिस्थिति को रख सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं मुकुल त्रिपाठी, माफ कीजिएगा मुझे लगता है इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं मुकुल त्रिपाठी। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। लखनऊ से जी, माफ कीजिएगा, लखनऊ से। तो सीधे सीधे क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की बात है तो आपसे बेहतर कौन इस परिस्थिति को सामने रख सकता है, तो आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मुकुल जी, आपसे ही सर्वप्रथम मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि ये जो सवाल खड़े होकर सामने आए हैं और जयराम रमेश ने ट्वीट किया और उसके बाद जो है विपक्ष की तरफ से इतनी आक्रामकता भी नहीं देखने को मिल रही है। ये सीएजी की रिपोर्ट तो पेश की जा चुकी है मॉनसून सेशन में, लेकिन एक दो बार हो हंगामा और उसके बाद सीएजी रिपोर्ट में अगर इतना बड़ा घोटाले की बात हो रही है और अब तबादला भी कर दिया गया है, तो विपक्ष को जिस तरह से ये मुद्दा उठाना चाहिए था, सबसे पहले सवाल तो विपक्ष पर ही कि वो क्यों खामोश हो जाते हैं, और दूसरा सवाल ये कि मोदी सरकार क्या वाकई में ईमानदार अफसरों को जो है इस तरह से तबादला करके पनिशमेंट दे देती है, और
सबसे बड़ी बात यह कि सीएजी जैसा जो एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जो जनता के पैसे का जो खर्च होता है वो सही इस्तेमाल हुआ, दुरुपयोग हुआ, घोटाले हुआ, इसकी जवाबदेह है। अगर वहां पर ये हालात हैं तो फिर बाकी विभागों के क्या हालात हो सकते हैं, आपका आकलन? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा आपसे कि प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं 2014 से वो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी हाल में उनका एक बयान आया था कि जो भ्रष्टाचारी है, मेरी तपन इतनी है कि अगल बगल बैठे तो जल जाए अगर कोई भ्रष्टाचारी बैठता है तो। लेकिन इन प्रकरणों को सामने सिर्फ सोशल मीडिया लाया है और अभी तक कोई मेन स्ट्रीम की मीडिया इसमें हाथ नहीं डाली है जी, क्योंकि वो जल जाएगी। तो अब आप इस चीज से आप समझ सकती हैं कि किस तरह का, और कैग का जो मुखिया है, जो खुद मर्मू जी है, जीसी मर्मू, ये 85 बैच के हैं आईएएस जी। और आप ये समझिए कि इनको जब 370 धारा हटाई थी तो इनको राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया था। और उसके बाद जब उनका काम वहां से निकला, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज, वो बहुत क्लोज है, उसके बाद इनको जरूरत थी कैग की, इनको फिर कैग बना के कैग अपॉइंट कर दिया गया। आप ये सोचिए कि जब से ये आए हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, हर जगह ये अपने आदमी रख रहे हैं। सवाल इनको पसंद नहीं है। अगर कोई सवाल पूछता है तो चाहे वो नेता हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपके ऑफिसर्स हो, उन सबको फिर साइडलाइन कर दिया जाता है। ये उसी का एक कड़ी है। जहां तक मैंने रिसर्च की है, अफसरों में बहुत भयंकर हड़कंप है। आप ये मान के चलिए, इन ट्रांसफरों से आईआरएस पूरा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कैग के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो डिफरेंट लोकेशन पे इंडिया में पोस्टेड है, उनका दबी जबान में मुझसे ये कहना है कोई भी घोटाला सामने मत लाया जाए, कोई भी घोटाला। मेरी दोपहर में बात हो रही थी कि क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम, बोले बता दिया गया है कि छोटे मोटे अगर आपको कोई कमियां दिख रही, गड़बड़ी दिख रही है। अब आप ये समझ लीजिए कैग में छोटी मोटी कमियां होती क्या है, कोई 10, 20, 50 रुपए की नहीं होती, लाख की भी नहीं होती। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह भी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका स्ट्रेट टॉक पे, और मैं चाहती हूँ कि मुकुल जी आप अपनी बात पूरी करें जी। तो उन ऑफिसर्स ने बताया, वो 3, 4, 5 साल में, मतलब उन लोग इतने सीनियर हैं, दे टोल्ड मी कि ऑडिट में गड़बड़ी को अनदेखा करिए, कोई भी चीज सामने नहीं आनी चाहिए। और अफसर इसलिए घबराए हुए हैं कि अगर हमने आज अनदेखी करी तो कल मेरा जूनियर ऑफिसर मुझे जेल भिजवाने के लिए काम कर सकता है, क्योंकि चीजें तो सामने आज नहीं आएंगी, सरकार चली जाएगी, फिर उसके बाद अधिकारी बदलेंगे, सब बदल जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या कोई ये पेन और ये खतरा मोल लेने के लिए अधिकारी तैयार है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त डिपार्टमेंट में ये चल रही है जी। और जैसे जी, ये तो बहुत भयावह सच्चाई है कि करप्शन पे अगर विभागों के भीतर इस तरह के मैसेज या फिर इस तरह की कोई भावनाएं जन्म ले रही हैं, या फिर लोग अधिकारियों के बीच में डर है, तो फिर जनता के पैसे की रखवाली किसके भरोसे छोड़ी जा रही है? अब आपने डकैत को ही आपने चौकीदार बना रखा है तो धीरे धीरे निकालेगा। आपने ऐसे आदमी को बैठाया, इनके हर उसमें, चाहे ईडी, सीबीआई, हर जगह इनके आदमी बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक को बताइए, ईडी डायरेक्टर को हटाने के लिए संजय मिश्रा को करना पड़ा। और अगर यही सब होता रहा तो मानिए एचसी गुप्ता वाला केस आपको याद होगा, कोल सेक्रेटरी थे, जेल गए, 3 साल की जेल हुई थी उनको जी। तो ये सब मामले उसी के एक कड़ी में है। जहां तक आप इसकी बात कर रही है, जो अभी हाल ही में खुलासा हुआ है, तो सबसे भयंकर खुलासा मैं इसको नहीं मानता जो इसको मुद्दा बना रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट को, अरे सॉरी, द्वारका एक्सप्रेसवे को। हाँ। द्वारका एक्सप्रेसवे का जब खुलासा हुआ तो गडकरी खुद सामने आए थे, उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था, जो 18 करोड़ का है वो 250 करोड़ में बदला जी। लेकिन उसके पीछे अंडरपाथ थे, उसमें कई रेलवे लाइन थी, वो सारा इस प्रोजेक्ट में आया, तब इसकी कॉस्टिंग बढ़ी है। तो इसमें मैं थोड़ी बहुत तो वो जस्टिफाई जो उन्होंने किया, आप सहमत हैं कि गडकरी जी ने जिस तरह से जस्टिफाई क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की वो जायज दिखती है? हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हैं, उनसे भी समझेंगे कि गडकरी के जवाब से कांग्रेस कितनी संतुष्ट है। फिर हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस मसले पर स्पष्टता लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन लखनऊ से उन्होंने बात रखी। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़े हुए हैं। विद्रोही सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हरियाणा की बात हुई है, हरियाणा कैरिज वे की बात हुई, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता
है। नितिन गडकरी ने जो जस्टिफिकेशन देने की, क्लैरिटी, स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, मुकुल जी कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है जायज दिखता है। आपका क्या आकलन है? नेहा जी, आपको, मुकुल त्रिपाठी जी को, आनंद वर्धन पटवर्धन जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मॉनसून सत्र में जब 7 घोटाले कैग ने रखे, उस समय हमें भी आश्चर्य हुआ था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो मोदी गुजरात कैडर के ऑफिसर हैं और विशेषकर मोदी जी के बहुत नजदीक थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके रहते हुए ये घोटाले सामने कैसे आ गए। हमने तो उस समय समझा था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी बहुत ही मजबूत और बहुत ही ईमानदार आदमी है, एक आदिवासी राष्ट्रपति है जिसका अपॉइंटमेंट भी पीएम से होता है। खुद अपॉइंटमेंट भी नहीं देती, पीएम तय करता है कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। एक आदिवासी कैग है जो एक अपने रीढ़ पर खड़ा हो रहा है। पर उसके बाद जो आदेश सामने आए उससे पता चला कि वो रीढ़ पर नहीं, कैग संस्था जो एक संवैधानिक संस्था है वो भी मोदी जी का तोता बन गई है। अब आपको मैं पहले उन घोटालों के नाम बता दूं जो रखे गए थे सितंबर के अंदर। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग का फर्जीवाड़ा था। द्वारका एक्सप्रेस का था 1 किलोमीटर का खर्च 250 करोड़, जो आपने बताया 18 की बजाय 1400 गुना, 14 गुना ज्यादा, 14 गुना। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया। आयुष्मान भारत के अंदर 7.5 लाख लोगों को एक मोबाइल फोन पर फायदा पहुंचा दिया गया। पेंशन स्कीम का पैसा मोदी जी ने मीडिया प्रचार में लगा दिया। टोल टैक्स नियमों का उल्लंघन करके एनएचआई ने पैसा वसूल लिया। और एचएएल विमान प्रोडक्शन में गंभीर खामियां आई है जिसमें 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए। ये 7 घोटाले आए मॉनसून सेशन में। अब सवाल मुकुल जी ने उठाया, नहीं आपने उठाया कि भाई विपक्ष क्या कर रहा था। आपको अच्छी तरह याद होगा मॉनसून सेशन में संसद ठप थी, चर्चा ही नहीं हुई। इसीलिए मोदी जी ने चुपचाप वो घोटाले रख दिए थे। नहीं, संसद में तो मैं अपेक्षा ही नहीं करी, मैं तो करी विपक्ष जनता के पास कितनी गई इन घोटालों को लेकर। आप सुनिए तो सही ना, उस समय ये छुपा दिए गए। उसके बाद कांग्रेस का आप सोशल मीडिया देखो, वक्तव्य देखो, हम लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, जैसा मुकुल जी ने कहा, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको टच ही नहीं कर रहा। लगातार ये मुद्दे सितंबर से उठ रहे हैं परंतु इसकी चर्चा नहीं हो रही। अब जो पता चला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं हैं उनके ऊपर जो 3 अधिकारी काम कर रहे थे, 3 अधिकारी। मैं हरियाणा कैरिज वे के बारे में आपसे समझना चाहती हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना। द्वारका एक्सप्रेस है जो हरियाणा का है, उसमें 1400%, 14 गुना का हुआ। और हाईवे का 3600 करोड़ का भारतमाला परियोजना का है जिसमें 60% ज्यादा बिडिंग की गई है। और आयुष्मान भारत का है। ये 3 अधिकारी इससे जुड़े हुए थे जी। इन 3 मामलों के जिनका ट्रांसफर हुआ है। अब मुकुल जी ने द्वारका एक्सप्रेस का बताया। द्वारका एक्सप्रेस हमारे गुड़गांव से जब हम चलते हैं तो खेड़की दोला जो टोल प्लाजा है उसके साथ ही निकलता है। ये कांग्रेस ने शुरू किया था, पिछले 10 सालों से बन रहा है, बनकर तैयार नहीं हो रहा। गडकरी जी ने जब ये कैग की रिपोर्ट आई, इसमें घोटाला हुआ, तो गडकरी जी ने दबे स्वरों में स्वीकार किया था कि मैं जांच करूंगा। उन्होंने केवल क्लीन चिट नहीं दी, साथ ये भी कहा था कि हाँ गड़बड़ हुई है, पर साथ में ये भी कहा कि भाई वो कुछ पोस्ट बढ़ गई, कुछ वो निकाल दिए, अंडरपास निकाल दिए। कोई बहुत ज्यादा नहीं निकाले हैं, 1 आध निकाले हैं। और जितने अंडरपास बनने थे, जितने ऊपर के पुल बनने थे, वो ऑलरेडी पहले ही सैंक्शन थे। उन सबको मिलाकर ये प्रोजेक्ट बना था। अब बाद में जब पोल खुल गई तो उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर अपने आप को केवल ये बताना है कि हम पाक साफ हैं, ईमानदार हैं। जितने अंडरपास बने हैं, शायद 1 अंडरपास नया बना है जो प्रोजेक्ट से बाहर था, वरना बाकी सारे वो के वो अंडरपास हैं। तो क्या गडकरी झूठ बोल रहे हैं? नितिन गडकरी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारा तो एरिया है, हमारे सांसद मांग करने वाले भी हम ही लोग हैं, गुड़गांव के ही लोग तो हैं कि भाई कहाँ कहाँ हमें परेशानी हो रही है और कौन कौन से बने वो हमारी आंखों के सामने है। अब गडकरी जी केवल मात्र
अपने पापों को छुपाने के लिए, अपनी लूट को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। और जब गडकरी, आपको एक बात और पता होना चाहिए, जब गडकरी जी ने इन जयमाला के और द्वारका एक्सप्रेस के ऑर्डर किए कि भाई जांच होनी चाहिए, तो उसके तुरंत बाद ही पार्लियामेंट में एक फंक्शन हुआ था। आपको फोटो देखना, बड़ी दिलचस्प फोटो है। मोदी जी आते हैं, सारे राजनाथ जी, ये जेपी नड्डा वगैरह वगैरह और अपने उपराष्ट्रपति महोदय सब खड़े हैं, सब हाथ जोड़ जोड़ नमस्ते कर रहे हैं, और गडकरी साहब यो पीछे हाथ, पीछे कमर के पीछे हाथ कर कर चुपचाप खड़े, उनको नमस्ते तक भी नहीं कर रहे। आप अंदाजा लगाइए कितना भारी उनके अंदर अंतर्विरोध है। और इसी अंतर्विरोध के कारण जो नागपुर में जो उन्होंने बयान दिए थे कि भाई मैं पकौड़े नहीं खिलाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, अब की बार कुछ नहीं, वो सब उनको पता है शायद तेरी टिकट कट जाए। जी ठीक है, उन्होंने प्रयास किया था जांच का, पर उनको दबा दिया गया। लेकिन टिकट कटेगा तो नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा कि टिकट कटने वाला। मुझे नहीं मालूम कटेगा नहीं कटेगा, मैं कह रहा हूं दोनों में तनाव है। जी जब सार्वजनिक कार्यक्रम में अभिनंदन तक ना हो, प्रधानमंत्री का अभिनंदन हो, तो वीडियो मौजूद है, कोई अपनी तरफ से कोई एक फोटो क्लिक तो है नहीं, पूरा वीडियो है। पर इसमें जनता की बात कहाँ हो रही है, इसमें तो आपसी राइवलरी की बात हो रही है। जी मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, आपने गडकरी का सवाल पूछा था, मैंने वही बात जो आप सवाल, मैं तो अपनी बात कहूं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सवाल नहीं, मैं गडकरी पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने गडकरी का बताया। बिल्कुल, अब जनता की बात है, अब जनता में क्योंकि ये मुद्दा आया है, अब इसको हम जन आंदोलन भी बनाएंगे, चुनाव लेकिन में इतनी जब तबादला हो गया अफसरों का, उसके बाद क्यों, पहले क्यों नहीं बनाया जन आंदोलन? पहले कब करते, पता ही नहीं चला ना। मैं कह रहा हूं कि अब सितंबर में पता चला, सितंबर से हम उठा रहे, अब मीडिया उठाता नहीं, हम लगातार सभाओं में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मीडिया उठाता नहीं है, अब करें क्या? अब मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल कर क्या रहा है? लेकिन जी मुकुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मैं खत्म कर रहा हूं। जी जी, आपका सारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो गाजा पहुंचा हुआ है, सारे दिन गाजा गाजा चलता है कि अब मोदी जी का भाषण, तीसरी बात को दिखाता ही नहीं है। चलिए, जनता को शायद अब उनसे उम्मीद भी नहीं है, जो जनता सच्चाई देखना चाहती है। उससे आनंद वर्धन सिंह भी जुड़े हुए हैं। आनंद सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा जो सीएजी रिपोर्ट का घोटाला है, ये वही रिपोर्ट हुआ करती थी पहले, जब यूपीए सरकार में इस तरह की रिपोर्ट आने पर विपक्ष बहुत तेवर दिखाता था और पूरी की पूरी यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में किस तरह से संलिप्त है, जनता में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा था। लेकिन मैं देखती हूँ कि जनता का गुस्सा भी नदारद दिखता है और विपक्ष की आक्रामकता और तेवर भी नदारद दिखती है। आनंद वर्धन सर। नहीं, मैं दो तीन चीजें पहले बता दूं। एक तो वेद प्रकाश जी ने, गडकरी जी ने नमस्ते क्यों नहीं किया, तो मेरा बिल्कुल सीधे सीधे है कि मोदी जी ने एक बार अडवाणी जी को अगर याद है उस किया था, तो शायद उसका बदला लिया हो सकता है। मतलब भाई अगर, और मैं भी होता, तो अगर मैं संघी होता और मैं आरएसएस का आदमी होता, तो मैं बिल्कुल जरूर लेता कि इतने सीनियर आदमी के साथ जो मोदी जी ने व्यवहार किया, वो व्यवहार आज वापस उनके पास आ गया, तो इसलिए उसमें कोई वो नहीं है। मैं दो तीन चीजें इस पे कि विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा, इसको उठाने से पहले मैं जरा एक तरफ और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जी। तो इसलिए आवश्यक है कि ये गडकरी जी ही क्यों बार बार टारगेट किए जाते। आप थोड़ा इसका बैकग्राउंड पीछे भी चलिए। पहली चीज जो जीसी मुर्मू के साहब के बारे में विद्रोही जी ने कही, जीसी मुर्मू साहब उनके खास अधिकारी नहीं थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर थे गुजरात गवर्नमेंट में। उनका पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय वो चलाते थे, तो कोई 10 में 20 में एक अधिकारी नहीं थे, अकेले अधिकारी थे जो सबसे खास थे। और जो भी अच्छा बुरा, जो भी विपक्ष कहता है बहुत बुरा काम किए, उसको ढकने, तोपने, उभारने का काम मुर्मू जी करते थे। मुर्मू जी के लिए और याद कर लीजिए कि जब सतपाल मलिक ने सब बताया था कि आरएसएस के किस तरह से लोगों ने वहां पैसा मांगा था रिलायंस की फाइल क्लियर करने के लिए, किस तरह से मोदी जी ने पुलवामा और उसको किया था, उसके बाद सतपाल मलिक को जल्दी से रवाना करके मुर्मू जी को भेजा गया था और मुर्मू जी ने वो सब सफाई करने का काम किया था। और फिर उनको एक स्टेज पे ये लगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे इनको कैच में लाया जाए। मैं इस पे मानने को ही नहीं तैयार हूं कि मुर्मू जी ये जो भी 7 रिपोर्ट उन्होंने भेजी है बिना दिखाए उसको रिलीज किया होगा। हो सकता है कि इसके लिए वे कैग को बुरा लगे, लेकिन यानी ये वो सच है जो सरकार चाहती थी कि सामने आए। हाँ, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं, इसको क्यों कह रहा हूं। जब 2013 में, अगर अब मैं आपको पीछे चलना हूं, 2013 के समय गडकरी जी प्रेसिडेंट थे बीजेपी के,
और गडकरी जी के थ्रू मोदी जी अपना नॉमिनेशन नहीं करा पा रहे थे। कुछ ऐसा चक्कर व्यू रचना रची गई कि गडकरी जी को अगर याद हो तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, और उनकी जगह लाए गए थे राजनाथ सिंह साहब जी। यहाँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, हियर से है, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कैसे अडवाणी जी और सुषमा स्वराज और इन सबको धता बता के, मतलब एक जो पारंपरिक वो था उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। ये याद सिर्फ इसलिए रखिए कि गडकरी जी को किनारे किया गया था। आज की तारीख में जब ये रिलीज हुआ है तो इसमें आप मंत्री के रूप में देख लीजिए केवल गडकरी टारगेट किए जा रहे हैं जी। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो प्रधानमंत्री जो है जन आरोग्य योजना जो है इसको भी जो कहा गया है कि इसमें भी बहुत ही अनियमितताएं देखने को मिली हैं। एक ही आईडी पर जो है कई ज्यादा जो बेनिफिशियरी हैं उनकी भी जी। आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। टारगेट वो की, आप दूसरे मंत्री का नाम बताइए ना, एक मंत्री का नाम बताइए जिसका नाम आया हो। मुझे आप बीजेपी के एक दूसरे मंत्री का नाम बता दीजिए कि इनका नाम भी आया है। ये टारगेटेड है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही नहीं है भाई। ये वही चीज है कि जो हमारे यहाँ बुलडोजर चल रहा है तो 10 गलत घर बने हुए हैं। जो दिक्कत ये है कि जो मुसलमान का गलत घर बना हुआ है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके बगल में हिंदू का गलत बना उसको नहीं तोड़ना है, उसके दूसरी तरफ हिंदू का गलत बना उसको नहीं तोड़ना है। दिक्कत सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बात दूध के धुले हैं, वहां पे गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो गड़बड़ी में टारगेट किया जा रहा है एक व्यक्ति को। और इसमें अच्छा, एक पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप जो बार बार कह रहे, कैग में विनोद राय जी ने एक अपना फिक्टिशियस, एक अपने उनके मानसिक उसमें एक नोशनल लॉस बताया था। नोशनल लॉस ये होता है कि अगर आज मैं आपके शो पे नहीं आता तो मेरा क्या नुकसान होता जी। तो आप कहें कि आपका 2 रुपए का नुकसान होता, मैं कहता मेरा 20 लाख का नुकसान होता। तो ये नोशनल था, मेरे दिमाग का फितूर था कि मैं ऐसा। तो 1,75,000 करोड़ का नोशनल लॉस उन्होंने बताया था कि 2G घोटाले में हुआ है जी। ये विनोद राय की फिगर थी। और उसके बाद कोयला घोटाले की बात की थी, उसके बाद मुकदमा चला, सारे लोग बरी हुए। 2G घोटाले में हुआ कि इस तरह का कोई नोशनल लॉस नहीं था जी। लेकिन सिर्फ आप मुझे एक चीज बता दीजिए, विनोद राय अगर उसके बाद किसी लाभ की पोस्ट पे नहीं आए होते तब मैं मानता। विनोद राय उसके बाद सारी लाभ की पोस्ट उनको दी गई। विनोद राय को जो बैंक के जो चेयरमैन सिलेक्ट होते हैं उसको में बनाया गया। बीसीसीआई के वो पहुंच गए जहां पे लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपया है जिसका कोई माई बाप नहीं है। बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जो ना इनकम टैक्स देती है ना कुछ देती है, भारत में रहती है, भारत में इनकम टैक्स नहीं देती, वो सोसाइटी अपने को बोलती है। वहां विनोद राय आप भी ये कह रहे हैं कि इन अधिकारियों का कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ आई वॉश है। इन अधिकारियों को क्या किसी के खिलाफ इंक्वायरी हुई, क्या किसी को जेल में डाला गया, क्या किसी की ईडी गई, क्या किसी के सीबीआई गई? ये आई वॉश है, मिली जुली कुश्ती है। कोई उनको उठा के ये तो नहीं कर दिया गया। नॉर्मली जो पनिशमेंट होता है वो आपसे सारे काम ले लिए जाते हैं, तो उनकी नजर में ज्यादा महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण काम। कैग में कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं मानी जाती, किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग कैग में बहुत अच्छी नहीं होती है। मतलब लेन देन पर हो जाता है, इससे लेन देन का मामला ही नहीं बनता है। आप कम से कम गए हैं तो सीधे डायरेक्ट बातचीत होती रहेगी ना। तो इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि उनको कोई सजा नहीं दी गई। मैं अब एक कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो आप ये बार बार कहते हैं कि विपक्ष को नहीं उठा रहा है, विपक्ष को नहीं उठा रहा, विपक्ष तो अडानी उठाते उठाते विपक्ष बुढ़ा हुआ जा रहा है। कौन सुन रहा है? हम और आप चर्चा की, कब आपने लास्ट अडानी पे चर्चा की थी, या मैंने अपने चैनल पे लास्ट अडानी में चर्चा की थी? मणिपुर मैंने कब लास्ट चर्चा की थी, आपने कब चर्चा की थी? लोगों का गला फटा जा रहा है, गला बैठ जा रहा है जब मणिपुर और अडानी पे कुछ नहीं रेंग रही है। तो ये कहना कि नहीं विपक्ष नहीं उठा रहा है, ये थोड़ा मेरे हिसाब से गलत होगा। क्योंकि अगर विपक्ष इसको उठाएगा तो मेरे ख्याल में वो उन्हीं के उसमें खेलने लगेगा। मोदी जी नहीं चाहते कि इस समय अडानी की बात उठे, मोदी जी नहीं चाहते हैं कास्ट सेंसस की बात उठे, मोदी जी नहीं चाहते हैं मणिपुर की बात। तो ये मोदी जी सूट कर रहा है कि इस तरह का कुछ कर दो, अब उस पर अपना हल्ला मचता रहे। बिल्कुल विपक्ष को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ट्रैप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको होगा कुछ नहीं। ये सब जो नोशनल वो हैं, जैसा मुकुल जी ने कहा, उसका एक एक्सप्लेनेशन गडकरी साहब ने दे दिया। गडकरी साहब ने बताया कि इस तरह से था, और वो मैं ये कह रहा हूं सही है गलत है वो नहीं है, लेकिन विपक्ष को कास्ट सेंसस, मणिपुर, अडानी, इसके अलावा विपक्ष को तीसरी चौथी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इस पे फोकस रहा तो इस देश की, इस जनता का एक बड़ा भला काम करेगा।
कि हम सुबह से शाम तक इससे हमें क्या मतलब, कि कौन क्या हुआ, वो G20 में हमने क्या किया, यूक्रेन को फोन कर दिया, युद्ध रुक गया, वहां से फोन आया नहीं। नेतन्याहू ने कल 25 लोगों को फोन किया था, लेकिन मेरे ख्याल में 24 राष्ट्राध्यक्षों ने तो अपने यहाँ नहीं जाके बताया कि फोन आया, फोन आया, फोन आया, फोन आया। केवल हम ही लोग ऐसे थे जो ट्वीट कर रहे थे कि फोन आया, फोन आया, फोन आया। तो ये इस ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है। जी मुकुल जी, आप कुछ कहना चाहते थे तो आप पहले बात पूरी कीजिए, लेकिन कई सवाल इस चर्चा से निकलकर सामने आ रहे हैं कि जनता प्रमुखता किस मुद्दे को दे, या फिर विपक्ष जो प्रमुखता जिन मुद्दों को दे रहा है उसी पर हमें भरोसा कर लेना चाहिए कि उसी से हमारा हित जो है वो जुड़ा हुआ है। मुकुल जी। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अंशुमान भारत में जो डीजी ऑडिट थे दत्ता प्रसाद, इनको जो डीजी ऑडिट से हटा, सोचिए इनका डिमोशन किया गया है, इनको डायरेक्टर लीगल बनाया गया है। बिल्कुल, बल्कि मुझे लगता है तीनों जो अधिकारी जिनका तबादला हुआ है, एक को तो केरल भेज दिया गया, एक को राजभाषा। जी एग्जैक्टली, दिल्ली से आपको सीधे उठा के आपको केरल भेज दिया, तो इट्स ए पनिशमेंट पोस्टिंग जी। और आदमी जो दिल्ली का रहता है वो प्राइम पोस्टिंग मानते हैं उसको। और तीसरे को राजभाषा भेज दिया गया, जो आलोक सिन्हा जी है जी। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि जो 7.5 लाख एक ही टेलीफोन नंबर और इसमें थे, इसमें एक और भी है कि 964 अस्पताल थे, 964 हॉस्पिटल, 161 जिले, इन सब की ऑडिट की थी दत्ता प्रसाद और अशोक सिन्हा ने। और इन्होंने पाया कि डिस्चार्ज के बाद सर्जरी की गई है। इन्होंने ये भी पाया कि जो मर चुके थे उनके ऑपरेशन किए गए हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अशोक सिन्हा जो है डीजी नॉर्थ जो थे सेंट्रल, उन्होंने तो बताया कि 5 लाख के जो क्लेम का ढिढोरा पीटते हैं, उस 5 लाख का जो क्लेम था उसमें अस्पतालों ने अंधाधुंध जिसे कहिए कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं कि कितना गड़बड़ी हुई है। और ये सारे जो पेट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, सीधे जो है उनके प्रोजेक्ट के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है। जी बिल्कुल, इसके बारे में ये पूरा प्रचार प्रसार और करोड़ों रुपए। बड़ी अच्छी बात एक कांग्रेस प्रवक्ता थे, उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि सिर्फ आप पेट्रोल पंप पे जो मोदी जी के पोस्टर लगे रहते हैं, आप उसकी कॉस्टिंग दिखा दीजिए कितनी होती है। देश भर के सारे जितने HP, BP, इंडियन ऑयल, सब पे आप देख लीजिए, ये कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ से ज्यादा का एडवर्टीजमेंट है। और जिसपे कोई लिखा नहीं रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा ये इसके लिए उत्तरदायी है। G20 में भी जितनी फोटो रही उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा। अब मैं आता हूं बात, इनको पसंद कैसे लोग हैं। इनको पसंद है संजय मिश्रा की तरह लोग, जो ईडी के चीफ थे, एक्स चीफ। बताइए इन्होंने तो ये जो ईडी है, फिर सीएजी है, ये तमाम जो अहम डिपार्टमेंट है, बहुत ही क्रूशियल डिपार्टमेंट बल्कि मैं कहूंगी, अगर वहां पे अधिकारियों का, शीर्ष पद पर बैठे हुए अधिकारी का ये हाल है, तब तो मोदी सरकार के तमाम विभागों की कार्यशैली पर प्रश्न उठना चाहिए। मुकुल जी, आप जुडिशरी को छोड़ दीजिए अभी, जब तक चंचूड़ जी है, उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसका मुखिया इन्होंने अपना आदमी ना रखा हो। इनको चाहिए, जो मैं आपको बात कट गई बीच में, जैसे संजय मिश्रा थे, ईडी के चीफ इनको बनाया इसीलिए गया था और हटा भी नहीं रहे थे कि हम जहां कहेंगे, जिसको कहेंगे उसको नेस्तानाबूद करके जेल में डाल देंगे। ऐसे मामलों में महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कईयों को छोड़ा। संजय राउत को तो ये बोला कि इनको आपने पकड़ा क्यों है, जो असली कल्पेट है उनको तो आपने छुआ भी नहीं है। आप ये बताइए, हाईकोर्ट ऐसी बात कर रहा है, तो अगर तब होता तो सुप्रीम कोर्ट जाते। समय बहुत सीमित है मुकुल जी, इसलिए मैं थोड़ा चाहती हूँ जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनको भी दे। विद्रोही सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब आनंद वर्धन सर ने कहा कि जो विपक्ष है अडानी, मणिपुर या फिर जो अन्य मसले हैं उस पर बोल रहा है, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, लेकिन अभी विपक्ष को इन्हीं मुद्दों पर प्रमुखता देनी चाहिए, क्या सहमत है? क्योंकि आम जनता भारत में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो पोल किस तरह से कोविड के दौरान हमने देखा कि कितना हाहाकार मचा पूरे देश में, उसके बाद भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। महाराष्ट्र से ही ऐसी तस्वीर आई कि सरकारी जो अस्पताल है वहाँ क्या बुरा हाल है। ऐसे में ये तो सीधे सीधे आम जनता जो गरीब है भारत के, उससे जुड़ा हुआ मसला है, उससे जुड़ी हुई योजना है, जिसके तहत दावा केंद्र सरकार का ये रहा कि हमने आपके स्वास्थ्य सुविधाओं का जो स्तर है वो बहुत सुधार दिया है। देखिए, जितनी प्रमुखता से हम अडानी का सेंसस और मणिपुर को उठा रहे हैं, उतनी प्रमुखता से हर जगह स्वास्थ्य के मुद्दे को उठा रहे हैं।
जब हम अपने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हैं और मोदी जी की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करते हैं तो इन सारी बातों को बताते हैं और जनता को बताते हैं कि ये सब लूट हो रही है। भ्रष्टाचार के हर एक मुद्दे को उठाया जाएगा, पर जो कोर विषय है जिनमें सीधे मोदी जी फंसे हुए हैं, कास्ट सेंसस का मामला है, अडानी का मामला है, उसमें सीधे मोदी जी फंसे हुए हैं, मणिपुर का मामला है, वो निश्चित रूप से प्रमुखता से उठेंगे और वो प्रमुख मुद्दे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी वो प्रमुख है और लोकसभा, लेकिन क्या यहाँ पे ये तस्वीर उभरती हुई नजर नहीं आ रही कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का जो टारगेट है वो नरेंद्र मोदी है, बल्कि उनके अंडर जितने डिपार्टमेंट्स है या फिर अलग अलग मंत्रालय है वो नहीं है? सारा नहीं, सारे भ्रष्टाचार टारगेट है। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। करे क्या, 2016 में रिट की थी कि भाई जो मनी बिल बढ़ाकर आप पेश करते हो और कोई बहस नहीं होती, आप अवैध बिल पास कर रहे हो और जिसमें आप गुड न्यूज आ गई है सर, एक ट्वीट मैंने पढ़ा, जयराम रमेश जी ने 7 बेंच जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए ना मेरी बात है जी जी। हमने अपना 2016 में उठाया, 7 साल बाद 2023 में जाकर बेंच बनी है 7 जजों की, अब वो फैसला करेगी। तो कोशिश कर रहे हैं। अब ईडी के मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिनों बाद तो फैसला दिया और फिर क्या किया, 2 महीने और दे दिए, अपनी बात से पलट गया। एक बार तो बोला तुरंत हटाओ, पर मोदी जी को कुछ कागज ठीक करवाने होंगे तो 2 महीने उसको और दे दिए। तो इस तरह की कमजोरियां हमारे संस्थानों में है, उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम, जब पूरा मीडिया हमको ब्लैकआउट कर रहा है, फिर भी हम आनंद वर्धन सर से समझ लेते हैं। मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, कोई एक व्यक्ति को हम टारगेट नहीं कर रहे। मोदी सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट सरकार है। और जो मैं एक लाइन जरूर कहूंगा, जो बात कही थी आनंद पटवर्धन जी ने, बिल्कुल सही कही थी जी। हाँ, आनंद वर्धन जी ने, पटवर्धन मुझे याद इसलिए आ गया कि जो मैंने बनवा मजदूरों को रिट की थी, तो पटवर्धन जी हमारे वो थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नियुक्त किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी IIT के प्रोफेसर थे जिन्हें सारी रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, मुझे समय कम है इसलिए जी। मैं मेरा भी अच्छा, तो जो मैं आपसे बात कह रहा था, मेरे भी दिमाग से एकदम वो बात निकल गई। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी करप्शन हुआ है सब पर जो है सारे उठाएंगे जी। और मैं आपसे कह रहा था, गोदी मीडिया है, नहीं उठाता हमारी बात, उसके बावजूद भी हम बड़ी मजबूती से उठाते हैं। और मोदी जी तो भ्रष्टाचार की जन्नी है। अब वो प्रेजेंटिव लॉ ये समझ लेते हैं, आनंद वर्धन सर से समझ लेते हैं। लास्ट करता हूँ, लास्ट बात, प्रेजेंटिव, उन्होंने कहा था प्रेजेंटिव लॉ, और उस प्रेजेंटिव लॉस को उन्होंने भी माना, कोर्ट के अंदर माना। जब संजय निरुपम ने रिट की थी, माफी मांगी विनोद राय ने कि मेरे से गलती हो गई, सार्वजनिक माफी मांगी, क्या बहस हुई? और आज तक वो व्यक्ति पिछले 9 सालों से लाभ के पदों पर मौज ले रहा, आज भी ले रहा है। किसने कार्रवाई की? मीडिया ने कोई सवाल उठाया? हमारे खिलाफ मीडिया ने प्रायोजित खबरें चलाकर दिन रात घोटाला। पर क्या सरकार इतनी कमजोर थी? आप तो सत्ता में थे, सरकार इतनी कमजोर दिखी? लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम भी चाहते थे सच को सामने नहीं ला पाए, ये मानेंगे कमजोरी नहीं, सच को सामने नहीं ला पाए। कमजोरी नहीं है जी। लोकतंत्र के अंदर अगर आप कुचलोगे, हम भी कुचल सकते थे, सारों को बंद। आनंद वर्धन जी से समझ लेते हैं क्योंकि समय बहुत ही सीमित है। सर, ये तो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और आपने जैसा कहा कि जो प्रमुख मुद्दे रहने चाहिए विपक्ष के, वो चाहे कास्ट सेंसस हो, चाहे वो अडानी का मसला हो या फिर मणिपुर मसला हो, लेकिन मेरे लिए तो देश में जिस तरह से कोरोना में हाहाकार मचा था, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी महत्वपूर्ण है। और हमारे सरकारी अस्पतालों का जो हाल आप देख रहे हैं, कोरोना काल के बावजूद सरकारी अस्पतालों का कोई हाल सुधर गया हो, ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं होता। आप क्या कहेंगे कि क्या इस घोटाले को भी विपक्ष को सामने लाना चाहिए और पूरी प्रमुखता से लाना चाहिए? आनंद वर्धन, आप अनम्यूट कर ले जी। मैं उम्र में से बड़ा हूं, केवल इस कारण मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगा जी। कोरोना में हाहाकार मचा तो मत कहिएगा, क्योंकि आपके घर ईडी सीबीआई या इंक्वायरी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट है, कोरोना काल में पीएम मोदी के मैनेजमेंट से गदगद हुआ WHO प्रेजेस पीएम मोदी ओवर कोरोना वायरस रिस्पॉन्स। हमारे यहाँ के प्रमुख लोगों ने कहा था कि जब थाली बजाई गई थी तो नासा का कोई एक वो आया था साइंटिफिक सर्वे कि उससे ध्वनि यंत्र से
5000 साल पहले का मोदी जी वो लेके आए थे। तो आप ये जरा कहने से पहले, मैं उसका आपका साथी नहीं हूं। आप अकेले आपके यहाँ एफआईआर हो तो आप जाइएगा। कोरोना को बिल्कुल नहीं हुआ था, कोरोना वॉज परफेक्ट। कोरोना में एक आदमी भी नहीं मरा था। मालूम नहीं आप लोग को कहां से मरते हुए दिखाई दे गए थे। वो चश्मे का नंबर, या तो आप चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि ये इस देश में ये कहना गलत है भाई। मैं एक छोटा सा, जैसे इन्होंने कहा, मैं एक और चीज बता दूं। मैं अडानी इसलिए बार बार कहता हूं कि अडानी जी से इस देश की आज कि ना केवल अर्थव्यवस्था, इस देश की महंगाई, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की बहुत सी समस्याएं अडानी से इसलिए जुड़ गई हैं कि वो हमारे संस्थाओं को, वो हमारी जो देश की संपत्ति है उसको एक हाथ में सौंपने का काम ये सरकार पूरी तरह से कर रही है। आप स्कैम की बात कर रहे हैं, सुबह से शाम तक स्कैम हो रहा है, साफ साफ हो रहा है। एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक संस्था है, आप भी जानती होंगी, वो मतलब उसमें रिपोर्टर लोग हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। परसों उसकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि 2018 में इसी सरकार ने, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि ये 15 कोल ब्लॉक नहीं बेचे जा सकते हैं, नहीं इसका ऑक्शन हो सकता है, क्योंकि ये डेंस रिजर्व फॉरेस्ट में है, जहां 82% से 99% तक का वो है। उसमें से एक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश वाला जो है वो महान है, उसका नाम महान थर्मल पावर स्टेशन है, वो एसआर का था। हमारे अडानी जी को अक्टूबर 2021 में उसका टेंडर मतलब उनको मिल गया। वो तो कैसे मिला, जैसे जीवीके का एयरपोर्ट कान मरोड़ के लिया गया, कहीं हाथ मरोड़ के लिया गया, उसमें अभी नहीं जाएंगे, समय नहीं है। उनको वो मिल गया। नवंबर से अशोक खुराना साहब, जो पुराने कोल इंडिया के अफसर थे, जो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोड्यूसर के अब वो है, उन्होंने सरकार को लिखना शुरू किया कि साहब इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। एक रिजर्व फॉरेस्ट केवल इसलिए कि वो अडानी जी को दे दिया जाए, उस रिजर्व फॉरेस्ट को ऑक्शन किया गया। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, ऑक्शन तब किया गया जब पर्यावरण मंत्रालय का साफ साफ निर्देश है कि ऑक्शन नहीं हो सकता है, किया गया। पर ये बात सीधे सीधे जनता को असरदार नहीं लगती है शायद, ये सब बात जो पर्यावरण की है। जी, जनता नहीं, जनता को हम बता दें। देखिए साफ बात ये, घुमा फिरा के नहीं कहना। जनता से आप बात करें, मेरे घर में भी तो लोग रहते हैं, आप कहिए, अरे कहते हैं नहीं लेकिन मोदी जी उनको ठीक कर समय समाप्त हो गया। हम इतने खुश हैं कि उसको टाइट कर दिया है ना, जी जी, ठीक कर। तो अब हम और आप अगर इसी में फंसे हुए हैं कि उनको टाइट कर रहे हैं, उस टाइट करने से मुझे क्या ढील हो रही है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसी में ताली बजा रहा हूं कि उनको टाइट कर रहे हैं। अरे जानते नहीं है आप जी, समय समाप्त हो गया। 10 साल के अंदर आ जाएंगे ना तो बाहर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये हम खरीदने को तैयार हैं तो हमें इसी तरह का गवर्नेंस मिलेगी, हमें इसी तरह का नेतृत्व मिलेगा। ये कोई किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन समय समाप्त हो गया, इसलिए माफी चाहूंगी कि आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी आपका, आपने भी समय निकाला। विद्रोही सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी। आनंद वर्धन सर आपका भी बहुत बहुत आभार स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़ने के लिए। और अब दर्शकों से अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी शिकायतें हैं या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमें info@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक अवश्य भेजें। और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी ईमेल्स का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। आपसे दोबारा होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।